गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में। पिछले 2 दिन से कोई लेक्चर नहीं आ पाया है एंड उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। एक तो मेरे पास ये डिवाइस नहीं था जिससे मैं लेक्चर्स को रिकॉर्ड करता हूं, और अगर लाइव करने की कोशिश की थी तो वो हो नहीं पा रहा था, जिससे मैंने वो लाइव भी डिलीट कर दिया। ओके, so yes, now we shall move to lecture number 7 of the chapter Principles of Inheritance and Variation. पिछले लेक्चर से स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, थोड़ा सा लिंक बन जाएगा। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि तीन साइंटिस्ट आए थे, कॉरन्स हो गया, शेरमार्क हो गया एंड डीवरीज। इन तीनों ने क्या किया, रीडिस्कवर किया मेंडलिज्म को। मतलब मेंडल के वर्क को इन्होंने थोड़ा सा रिकॉग्नाइज किया और उसको रीडिस्कवर किया जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जब माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो गया तब। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि सुटॉन और बॉबरी, ये दो साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्रोमोसोम और जीन, इन दोनों के पैरेलल बिहेवियर को कंपेयर किया। इसमें उन्होंने कहा क्रोमोसोम में इंडिपेंडेंट पेयर इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेगा और जीन में एक पेयर दूसरे पेयर से अलग असॉर्ट करेगा। राइट, तो ये हमने देखा था पिछले लेक्चर में। उसके बाद हमने पिछले लेक्चर में आपको ड्रोसोफिला पे एग्जाम जो वर्क किया, किसने वर्क किया था, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे काम करना स्टार्ट किया। तो हम वहीं पे थे और वहीं से आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले ये भी मैंने हाँ पिछले लेक्चर में बता दिया था दैट व्हाई मॉर्गन चोज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर ये वेरीफाई करना चाहते थे मेंडल की रेशोज को, बिकॉज ऑफ मेंडलिज्म तो बिल्कुल उन्होंने वेरीफाई कर लिया, बाकी सब साइंटिस्ट ने डिस्कवर हो गया, वेरिफिकेशन हो गई। पर ये क्या कहते हैं कि चलो मैं एक बार फिर से देखता हूँ। आई होप सो अभी यहाँ से विजिबल हो, लाइट ना गिर रही है यहाँ पे। नो, यहाँ से तो परफेक्टली विजिबल है, तो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ उस एंगल से विजिबल नहीं था। ठीक है, तो व्हाई मॉर्गन चोज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। सबसे पहले तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का एक और नाम है सिंड्रेला ऑफ जेनेटिक्स, भी इसको हम कह देते हैं। सिंड्रेला ऑफ जेनेटिक्स भी इसको हम कहते हैं। अब उन्होंने इसी को क्यों चूज किया, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो कैरेक्टर्स थे वो डिफरेंशिएबल थे बड़ी इजीली। कैरेक्टर्स ऑफ ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर वर easily visible and male was easily differentiable from female। मतलब मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट करने के लिए किसी टेस्ट आदि की जरूरत नहीं है, हम सीधा देख के बता सकते हैं ये वाला मेल है ये वाला फीमेल है। फिर मैंने आपको और क्या बताया था, इट हैज 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, जिनमें से 3 वर ऑटोसोम्स एंड 1 वॉज एलोसोम। एलोसोम मतलब 6 क्रोमोसोम, और इनमें 6 क्रोमोसोम कैसे थे, जैसे हमारे में वगैरह एक एक्स होगा या एक वाई होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये तो एक्स एक्स या तो एक्स वाई। ठीक है, ये है आपका 1 एलोसोम। ये होगा एलोसोम इन मेल और एक्स एक्स होगा इन फीमेल। लेट मी चेक, इससे नीचे तो दिख ही रहा होगा यार वैसे तो, हाँ काफी कुछ दिख रहा है, कोई यहाँ तक दिख रहा है, तो मेरा जो निशान लगा है वो सही है। नेक्स्ट, थर्डली, ये तो हमने देख लिया कि इनमें 4 पेयर्स है क्रोमोसोम्स के, है ना। कैरेक्टर्स जो है हमें विजिबल हो रहे थे आसानी से, और तो और इस पे स्टडी आसान क्यों हुई, बिकॉज ये एक मीटिंग में बड़ी सारे जो है ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर रहे थे। प्रोड्यूस्ड numerous offsprings in a single mating, in a single mating। एक ही मीटिंग में देखो कितने सारे ऑफस्प्रिंग्स आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, फोर्थ, इनका जो लाइफ साइकिल है वो इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, स्टडी करो और बस तब तक ही खत्म। सो दे हैव अ शॉर्ट लाइफ, हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पैन। कितना है वो लाइफ स्पैन, आपकी एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है,
2 वीक्स, मतलब 2 हफ्ते का इनका लाइफ स्पैन है। और एक प्रोजेनी, एक मीटिंग से हमें कितने सारे ऑफस्प्रिंग्स मिल रहे हैं, ठीक है। और उन ऑफस्प्रिंग्स में हर एक में 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 3 ऑटोसोम, 1 एलोसोम, ठीक है ना। और कैरेक्टर्स जो थे वो कैसे थे, हमें आसानी से विजिबल थे, मेल फीमेल में डिफरेंशिएट हम कर पा रहे थे देख के ही, ठीक है। हमें कुछ स्टडी वगैरह करने की जरूरत नहीं है कि मेल ऐसा फीमेल ऐसा, देख के पता चल रहा है कि मेल कौन सा हो सकता है, फीमेल कौन सा हो सकता है। इसको आप नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। इसके बारे में एक और चीज मुझे आपको बतानी है, जो ये ऑटोसोम्स एलोसोम्स है ना, हम देखेंगे कैरेक्टर्स कौन कौन से स्टडी किए गए। ओके, पहले आप इसको नोट कर लो। लेट मी हैव आई होप सो नाउ दिस इज, जो रबिंग हुई है इससे आपको कोई ज्यादा पैचेस वगैरह ना दिख रहे हो बोर्ड पे। यस, ठीक ठाक है मतलब। अब देखना, मॉर्गन ने 3 कैरेक्टर्स को कंसिडर किया। मॉर्गन chose Morgan chose 3 characters which were present on X क्रोमोसोम। X क्रोमोसोम पे वो तीनों के तीनों कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे। अब वो कैरेक्टर्स थे क्या क्या? सबसे पहला जो है, 3 कैरेक्टर्स मैंने कहे, तो 3 कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? एक है आपका बॉडी का कलर, कलर ऑफ बॉडी। अब इस बॉडी के कलर में से 2 तरह के कलर्स थे, एक था ब्राउन, एक था येलो। तो ब्राउन वाज डोमिनेंट एंड येलो वाज रिसेसिव। जो रिसेसिव है उसमें हमने सिंपल y लिख दिया, जो डोमिनेंट है उसमें हमने लिख दिया y प्लस। ओके, ये कौन से हैं? डोमिनेंट कह लो या वाइल्ड टाइप यूज होता है, ठीक है। और यहाँ पे रिसेसिव। ओके जी, कलर ऑफ बॉडी वी हैव डन। नाउ नेक्स्ट कम्स कलर ऑफ आई। आंख का कलर कैसा है? या तो ये पॉसिबल है रेड, या तो ये पॉसिबल है व्हाइट। अगेन व्हाइट इज रिसेसिव, सो व्हाइट में W लिख देंगे और रेड में W प्लस लिख देंगे। देन कम्स साइज ऑफ विंग। इनका जो पंख है वो कितना बड़ा है? या तो वो लार्ज होगा, या तो वो होगा मिनिएचर। मिनिएचर के लिए स्मॉल m, लार्ज के लिए m प्लस, ठीक है। अब इसको आप देखिए और इसको समझिएगा। ये सब उन्होंने कैरेक्टर्स, ये देखो, ये हो गए कैरेक्टर्स, ये हो गए ट्रेट्स। ट्रेट्स में भी ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव ट्रेट्स हैं। अब मैं एक आपके लिए वो बना देता हूँ, एक्स क्रोमोसोम, सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम दिखा रहा हूँ। ये है एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम। आई होप सो इट इज विजिबल टू यू। यस, ये एक्स क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम है वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम पे कोई जीन नहीं है इन तीनों में से, मतलब कोई कैरेक्टर नहीं है ना इन तीनों का, बिकॉज इन तीनों के जीन्स जो है वो किसमें है? एक्स में है। देखो, 3 कैरेक्टर्स प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। तो एक्स क्रोमोसोम में ये 3 कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले मैंने मान लिया कलर ऑफ बॉडी, तो यहाँ पे है मान लिया कलर ऑफ बॉडी, यहाँ पे है आपके पास कलर ऑफ आई, और यहाँ पे है आपके पास साइज ऑफ विंग। तो ये है बॉडी कलर, ये है आई का कलर, और ये है साइज ऑफ विंग। एक क्रोमोसोम ये रहा, एक क्रोमोसोम पे 3 लोकस हैं, उन 3 में से कहां कहां पे कौन कौन सा जीन है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसको आप नोट करें, फिर हम आगे बढ़ें। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ क्रॉसेस किया। आपको पता है क्रॉसिंग ओवर, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? जैसे ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम, मान लो यहां पे है वाई, यहां पे है वाई प्लस, ये पेरेंट 1 है, ये पेरेंट 2 है। यहां पे है डब्ल्यू, यहां पे भी मान लो, नहीं, यहां पे मान लो डब्ल्यू प्लस, यहां पे मान लो डब्ल्यू। तो अब इनकी क्रॉसिंग ओवर से हमें क्या क्या मिल सकता है? क्रॉसिंग ओवर मान लिया इसकी हो गई, इसकी क्रॉसिंग ओवर होने से यहाँ पे वाई प्लस आ जाएगा और यहाँ पे वाई आ जाएगा, तो एक हमारे पास ये कॉम्बिनेशन हो गया। सेकंड, मान लिया ये तो ऐसे ही रहा, बट क्रॉसिंग ओवर हो गई इन दोनों की। इन दोनों की क्रॉसिंग ओवर से क्या मिलेगा? ऐसा मिलेगा। देखो, तो क्रॉसिंग ओवर क्या है? चेंज ला देती है एक उसके
जेनेटिक कंपोजिशन में, ठीक है ना। तो वही हम देखेंगे कि क्रॉसिंग ओवर भी हम कंसिडर करेंगे इनके क्रॉसेस बनाने में। जब हम इसके क्रॉस बनाएंगे तो हम क्रॉसिंग ओवर को कंसिडर करेंगे। मतलब ऐसे है कि सेम लोकस वाली जीन्स जो है वो एक्सचेंज हो सकती हैं। ऐसा थोड़ी हो सकता, देखो ऐसा थोड़ी होगा, यहाँ पे वाई है यहाँ पे डब्ल्यू है तो ये इसके साथ एक्सचेंज ना, इट इज नॉट पॉसिबल। तो सेम लोकस ही नहीं है इनका। क्रॉसिंग ओवर किसमें होती है? होमोलोगस पेयर के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में। ओके चलिए, आई होप सो इट इज ओके, इट इज क्लियर। तो इसकी भी मैं एक बार फोटो खींचता हूं और इसको मिटाता हूं। हाँ जी, तो हम कुछ क्रॉस बना रहे हैं जो कि मॉर्गन ने अपने टाइम पे बनाए थे, और उनके जो एक चाइल्ड नहीं मतलब एक स्टूडेंट थे, एल्फ्रेड सुटरबॉर्न, उन्होंने उन क्रॉसेस में से कुछ ना कुछ निकाल कर एक उन्होंने थ्योरी दी थी। तो उन्होंने उसको फॉर्मुलेट कर दिया था थोड़ा सा एक रिटन फॉर्म में। ठीक है, अब हम देखते हैं मॉर्गन्स क्रॉसेस। मॉर्गन्स क्रॉसेस, सबसे पहला उन्होंने क्या किया, ये हम दो क्रॉसेस उन्होंने कंडक्ट किए। अच्छा, पहले हमने कौन कौन से देखे थे? क्रोमोसोम कैसा बनाया था? एक्स क्रोमोसोम, यहाँ पे था वाई, यहाँ पे था डब्ल्यू, यहाँ पे था एम। वाई डब्ल्यू पास पास में है और एम दूर है, ठीक है, ये बनाया था। तो पहले उन्होंने क्या किया, वाई डब्ल्यू मतलब कि कलर ऑफ बॉडी जो कि येलो ब्राउन हो सकती है, और कलर ऑफ आई, इन दोनों को कंसिडर किया। ठीक है, तो ये मैंने क्या बना दिया, पेरेंट बना रहा हूं यहां पे मैं, पेरेंट जनरेशन। ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम, दोनों के दोनों क्रोमोसोम है एक्स क्रोमोसोम। मतलब ये जो पेरेंट है ये क्या है, फीमेल है। सेकंड, मेल में एक एक्स क्रोमोसोम होगा और एक होगा वाई क्रोमोसोम, एक्स और वाई। आई होप से इतना लाइट लाइट लिख रहा हूं क्या मैं ज्यादा? नहीं, इट्स प्रॉपरली विजिबल बिकॉज ऑफ दिस लाइट टुडे। देखो, मैंने मान लिया फीमेल रिसेसिव है, ये और ये और ये दोनों क्रोमोसोम्स एक्स है तो दोनों पे जीन्स होंगे। मैंने मान लिया कि ये रिसेसिव है, तो रिसेसिव को हमने कैसे लिखा था, येलो और वाइट। तो वाई डब्ल्यू आएगा यहाँ पे, ये आ गया आपके पास वाई डब्ल्यू, वाई डब्ल्यू। नेक्स्ट, ये मैंने मान लिया कि वाइल्ड टाइप है, ठीक है, डोमिनेंट है। तो इस पे तो कोई क्रोमोसोम होगा नहीं, भी हो तो वाई क्रोमोसोम है, तो वाई क्रोमोसोम पे कोई जीन होगा नहीं ना जो हमने कंसिडर किया ना। तो यहाँ पे क्या होगा, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। मतलब क्या है, जो मेल है वो कैसा है, वाई प्लस मीन्स ब्राउन, डब्ल्यू प्लस मीन्स रेड। ब्राउन बॉडी, रेड आइड, रेड आइड, ब्राउन कलर की बॉडी थी और रेड कलर की आईज थी। यहां पे येलो कलर की बॉडी थी और व्हाइट कलर की आईज थी, ठीक है। तो आप लिख लेना येलो बॉडी व्हाइट आईज, ठीक है। अब इनके बीच में हमने क्या करवा दिया, क्रॉस करवा दिया। अब माना इसमें से फीमेल में से, यहाँ पे मैं फीमेल का साइन थोड़ा ऊपर करके बनाता हूँ बिकॉज ये प्लस लग रहा है, ये वाला इसका नहीं, ये प्लस नहीं है। फीमेल में से कौन सा जा सकता है, या तो ये जा सकता है या तो ये जा सकता है, दोनों गए, दोनों में से कोई भी जाए, है तो सेम ही उसका जेनेटिक कंपोजिशन। तो मैंने मान लिया कि फीमेल में से कौन सा गया, वाई डब्ल्यू। अब मेल में से दो अलग अलग हैं बिकॉज ये भी अलग ये भी अलग, तो इसके साथ कौन सा जा सकता है, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। अगर मान लो वाई प्लस डब्ल्यू प्लस गया तो ये बनेगी फीमेल। तो ये क्या है, अब देखो ये F1 है और F1 में ये क्या है, फीमेल है। अगर तो वाई क्रोमोसोम चला गया तो क्या बन सकता है, वाई प्लस, सॉरी वाई डब्ल्यू है ना फीमेल से, और मेल से क्या आ गया, वाई क्रोमोसोम। तो ये कैसा चाइल्ड है, ये है मेल चाइल्ड। बट अब देखना ध्यान से, ध्यान से समझेंगे, ये हो गई आपकी F1 प्रोजेनी। अब F1 में नॉर्मली क्या होती थी, सेल्फिंग होके F2 लेके आते थे हम मेंडल के प्रोसेस में। ये क्या है, मच्छर होगा, चलो कोई बात नहीं यार, उसकी भी जीवन है। तो F2 इस बार कैसे आएगी, इस बार F2 प्रोजेनी कैसे आएगी, इनमें क्रॉस करवा के, बिकॉज सेल्फिंग तो इनमें करवा नहीं पाओगे आप, ठीक है, क्रॉसिंग ही करवा पाओगे। सेल्फिंग पे तब होती जब दोनों सेम होते। तो नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टुवर्ड्स द क्रॉस। अब देखना, अब आपके पास कितनी कंडीशंस हैं,
वाई डब्ल्यू के साथ चला गया वाई डब्ल्यू, ये क्या बना, मेल बना, सॉरी फीमेल बना, बिकॉज वाई डब्ल्यू के साथ क्या चला गया, वाई डब्ल्यू, एक ऑफस्प्रिंग, वाई डब्ल्यू के साथ वाई डब्ल्यू, वाई डब्ल्यू के साथ ये भी तो जा सकता है, ये तो सेम ही आ गया पेरेंटल वाला। देखो वाई डब्ल्यू के साथ चला गया ये वाला। अभी तो मैंने मान लो क्रॉसिंग ओवर कंसिडर नहीं कर रहे तो क्या F2 है, क्रॉसिंग ओवर ना कंसिडर किए हुए F2 प्रोजेनी क्या बन रही है। ठीक है, यहां से आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, अब मान लो ये तो मैंने दोनों के साथ ले लिया, ये इसके साथ चला गया, ये इसके साथ चला गया, अब मैंने माना कि फीमेल में से ये वाला गया है, ये वाला गया, तो ये वाला इसके साथ जा सकता है, इसके साथ जा सकता है, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस विद वाई डब्ल्यू, तो ये भी क्या होगी, फीमेल, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस विद वाई डब्ल्यू। इतनी नीचे दिख रहा है क्या जो मैंने वाई डब्ल्यू लिखा, नहीं वाई डब्ल्यू नहीं दिख रहा, तो आप लिख लो, ऊपर करके लिख देते हैं, ये वाई डब्ल्यू, ये है आपके पास वाई, ये है आपके पास डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, इसमें से वाई प्लस डब्ल्यू प्लस वाई क्रोमोसोम, वाई प्लस डब्ल्यू, एक मिनट यार, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस और ये वाई क्रोमोसोम। अब ये वाले जो ऑफस्प्रिंग्स हैं ये कैसे हैं, ऑफस्प्रिंग्स में F2 में से ये वाले कैसे हैं, मेल ऑफस्प्रिंग्स, ये वाले कैसे, फीमेल, फीमेल में दोनों एक्स होते हैं, तो इसमें दोनों एक्स क्रोमोसोम तो हैं, इसमें एक एक्स क्रोमोसोम एक वाई क्रोमोसोम, बिकॉज वाई क्रोमोसोम पे ये वाले जीन्स प्रेजेंट नहीं है, तो इसके ऊपर कोई एक्सप्रेशन नहीं देगा। ठीक है, अब आगे, अब आगे, ये तो हो गई F2 विदाउट कंसिडरिंग क्रॉसिंग ओवर। अगर मैंने मान लिया क्रॉसिंग ओवर होगी, अब क्या इनमें क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, इनमें कैसे होगी यार, इसमें तो कोई जीन ही नहीं है जिससे क्रॉस ओवर कर सके। ठीक है ना, अब इनमें क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, ये वाई की जगह ये वाई प्लस आ गया, तो वाई प्लस डब्ल्यू बन गया। अब वाई प्लस डब्ल्यू के साथ या तो ये वाला चला जाए या तो ये वाला चला जाए, तो मैंने मान लिया वाई प्लस डब्ल्यू के साथ वाई डब्ल्यू चला गया, तो क्या बना, वाई प्लस डब्ल्यू के साथ चला गया वाई डब्ल्यू, वाई प्लस डब्ल्यू के साथ क्या गया, वाई डब्ल्यू। बोला वाई प्लस डब्ल्यू तो यहाँ पे है ही नहीं, कैसे आया, ये वाई प्लस ने ये वाई के साथ क्रॉसिंग ओवर कर ली। अब हमने मान लिया क्रॉसिंग ओवर जो है इसने भी कर ली इसके साथ, तो क्या बन गया, अच्छा नहीं, पहले वाई प्लस डब्ल्यू के साथ एक ये चला गया, फिर वाई प्लस डब्ल्यू के साथ ये वाला भी तो जा सकता है, तो हमने इसको भी भेज देते हैं पहले, फिर ही हमें याद रहेगा ना। देखो ये है वाई प्लस, ये है डब्ल्यू, इसके साथ गया वाई क्रोमोसोम। अब अगेन ये क्या है, फीमेल ऑफस्प्रिंग, ये क्या है, मेल ऑफस्प्रिंग। आगे चलते हैं, हमने y की क्रॉसिंग ओवर कंसिडर कर ली, अब मैंने माना w क्रॉसिंग ओवर होगी, w की एक्सचेंज हो गए जीन्स। एक्सचेंज कैसे होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो पिछले लेक्चर में भी बता रखा है, बट फिर भी इस जैसे इसमें ये x है, ये x है, ठीक है, ये x क्रोमोसोम, मैंने माना ये w जीन है, ये w जीन, ये w वाला, ये w वाला एक्सचेंज हो जाएंगे। देखो ऐसे, ये तो नीचे गिर गया जीन एक्सचेंज होते होते, बट ये ऐसे एक्सचेंज हो जाते हैं, इसको क्या बोल देते हैं हम, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे कियास्मेटा फॉर्मेशन होती है, इसको एक्स टाइप स्ट्रक्चर बोलते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो क्रॉसिंग ओवर वाला चैप्टर है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, इस सैटरडे संडे हम इसको कवर करेंगे ऑन आवर सेकंड चैनल वीक 11, तो वहां पे भी आप देख सकते हैं, देखा मैं कितना चतुर हूँ, कैसे मैंने प्रमोशन कर दी। कोई बात नहीं, आपका मन हो तो देखिएगा, नहीं तो ना देखिएगा। ठीक है, अब हमने माना कि W प्लस की क्रॉसिंग ओवर हो रही है, तो W प्लस अगर क्रॉस ओवर हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, W प्लस, मतलब वाई डब्ल्यू प्लस, और यहाँ पे वाई प्लस डब्ल्यू, तो पहले हम वाई डब्ल्यू प्लस को लेते हैं। अच्छा वाई प्लस डब्ल्यू अगर आ गया तो वो तो हमने पहले से कंसिडर कर लिया, तो उसको थोड़ी देंगे दोबारा दोबारा। अब क्या है, वाई डब्ल्यू प्लस वाई डब्ल्यू प्लस, ठीक है, देखना वाई डब्ल्यू प्लस, इसके साथ ये वाला चला जा सकता है, ये वाला, तो वाई डब्ल्यू प्लस के साथ वाई डब्ल्यू भेज दो पहले, वाई डब्ल्यू, और फिर भेज दो आप वाई क्रोमोसोम। तो ये भी आपकी F2 ही जनरेशन है, इसको आप इसके नीचे बनाना, बट यहाँ पे नीचे जगह नहीं तो मैं कैसे दिखाऊं। ठीक है, F2 का कंटिन्यूएशन। अब ये कब है, जब आपके पास क्या है, आपने क्या लिया, क्रॉसिंग ओवर को कंसिडर किया। अब क्रॉसिंग ओवर कंसिडर करने के बाद क्या आपको इनमें से कोई ऐसा दिख रहा है जो पेरेंटल की तरफ, अब इनके पेरेंट्स कौन से हैं, F2 वाले, क्या इनके जैसा कोई दिख रहा है आपको, देखो वाई डब्ल्यू वाई प्लस डब्ल्यू प्लस कहीं दिख रहा है क्या, यहाँ नहीं, वाई डब्ल्यू तो है पर वाई प्लस डब्ल्यू प्लस नहीं है, जबकि यहाँ पे जरूर आया वाई डब्ल्यू और वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। ठीक है, तो ये आपके पेरेंटल हैं,
पेरेंटल टाइप हैं, पेरेंटल टाइप। और ये बिल्कुल नए हैं, किसी भी पेरेंट के साथ, 4 साल के पेरेंट्स आपने देखे, किसी के साथ भी मैच नहीं कर रहा। देखो वाई डब्ल्यू कहीं ना कहीं तो पेरेंट है, वाई डब्ल्यू और वाई क्रोमोसोम, वाई डब्ल्यू और वाई क्रोमोसोम ये भी पेरेंट है, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस और वाई क्रोमोसोम ये भी पेरेंट है। मतलब ये पेरेंटल टाइप ही आपको मिल गया। और ये वाले जो है ये है आपके पास रिकॉम्बिनेंट्स। क्या है ये? रिकॉम्बिनेंट्स। और रिकॉम्बिनेंट्स आपको कब देखने को मिल रहे हैं? जब क्रॉसिंग ओवर हम कंसिडर कर रहे हैं। सो एक्चुअली क्या है, इस क्रॉस में मेंडल जो मॉर्गन ने क्या देखा कि जो पेरेंटल टाइप है वो है 97.8%। ठीक है, 97.8। यू कैन सी व्हाट इज दिस नंबर, कितना ग्रेट नंबर है पेरेंटल टाइप का। अब पेरेंटल टाइप कैसे आ रहे थे? पेरेंटल टाइप आपको कैसे मिल रहे हैं? पेरेंटल टाइप आपको कैसे मिल रहे हैं? जब आपने क्रॉसिंग ओवर नहीं ली तो 98.7 है यार। ठीक है, जब आपने क्रॉसिंग ओवर नहीं की तब आपको मिल रहे हैं। मतलब क्रॉसिंग ओवर से ना होने से पेरेंटल टाइप ज्यादा आते हैं। हमने तो जब कंसिडर करी तो हमें रिकॉम्बिनेंट्स मिले, और एक्चुअल में रिकॉम्बिनेंट्स कितने होते हैं? इसको 100 में से घटाओ 1.3%, देख लो एक्चुअल में रिकॉम्बिनेंट्स कितने कम है इन नेचर। तो नेचर में परसेंटेज दिखा दी कितनी कितनी है। ठीक है, तो इसका पता चला कि इन दोनों में लिंक क्रॉसिंग ओवर हो ही नहीं रही। मतलब बिकॉज अगर होती तो ये भी ज्यादा आते, दैट मीन्स क्रॉसिंग ओवर हो ही नहीं रही। दिस शोज दैट इन जीन ऑफ बॉडी कलर एंड आई कलर क्रॉसिंग ओवर इज एब्सेंट। क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही। अगर होती, इफ इट वुड बी प्रेजेंट, कॉमा इट्स रिजल्ट। क्रॉसिंग ओवर का क्या रिजल्ट है? रिकॉम्बिनेंट्स। रिकॉम्बिनेंट्स would also be higher in percentage, higher in percentage। अभी हाइयर कहां तक हो सकते हैं? लेस देन 50%। बट ये तो बहुत ही कम है, होने तो लेस देन 50% चाहिए। लेस देन 50 नहीं है, मोर देन 50 है, तो मतलब जीन्स जो प्रेजेंट ही नहीं है उस क्रोमोसोम पे, एक क्रोमोसोम पे नहीं है, वो अलग अलग क्रोमोसोम पे है। ठीक है, इसको नोट कर लो। ये है मॉर्गन का फर्स्ट क्रॉस, जो कि हमने दो कैरेक्टर्स कौन कौन से कंसिडर किए? एक हमने कंसिडर किया आई का कलर, एक हमने कंसिडर किया बॉडी का कलर। सेकेंड हम क्या करेंगे? सेकेंड हम कंसिडर करेंगे आई का कलर और साइज ऑफ विंग, वो देखना। अच्छा, इसमें आपने नोट किया होगा, चलो मैं आपको बाद में बताता हूँ, कुछ पॉइंट्स है स्पेशल पॉइंट्स लिंकेज से रिलेटेड, तो मुझे आपको लिखवाने हैं, वो मैं आपको बाद में लिखवाता हूँ। सेकेंड टाइम जब उन्होंने क्रॉस किया तो उन्होंने क्या क्या कंसिडर किया वो देखते हैं। एक मिनट, वेट कर लो। ओ माय गॉड, तो आजा छोरे, पढ़ ले यार। हाँ, अब है इसका सेकंड क्रॉस। मैं पूरे मिटा देता हूँ, नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं डब्बा 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 मिटा दें, बिकॉज सेकंड क्रॉस भी सिमिलर ही होगा, बट मैं पूरे मिटा देता हूँ बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है और आपको ये क्रॉसेस बनाने आते होने चाहिए। अच्छा, इससे आपको और क्या पता चला? ये जीन्स जो है वो क्रॉसिंग ओवर नहीं कर रहे, मतलब ये दूर दूर है ही नहीं, ये पास पास हैं, और जब जा रहे हैं तो एक साथ जा रहे हैं। ठीक है, ये भी हम आगे लिख देंगे। चलिए, अब है सेकंड क्रॉस, क्रॉस टू। इसमें जो पेरेंट है वो है एक फीमेल, ऑफ कोर्स एक फीमेल हो गई, एक मेल होगा। फीमेल इस बार क्या है, यहाँ पे तो कौन सी जीन थी? जो वाई को और वाई प्लस को दे रही थी, मतलब यहाँ पे कलर ऑफ बॉडी की, कलर ऑफ आई की जीन थी यहाँ पे कहीं सेंटर टाइप में, तो ये कलर ऑफ आई आ गया, और ये साइज ऑफ विंग आ गया। ठीक है ना? तो आपको एक चीज देखनी है, ये कितने दूर दूर थे, और जबकि वो कितने पास पास थे दोनों। पिछले वाले में कलर ऑफ आई और कलर ऑफ बॉडी कितने पास पास थे, और कलर ऑफ आई और जो है आपके पास साइज ऑफ विंग वो कितने दूर दूर हैं। तो मैंने मान लिया ये फीमेल है जो कि है वाई डब्ल्यू स्मॉल एम, डब्ल्यू स्मॉल एम। मतलब अगेन हमने कैसी फीमेल ली है? रिसेसिव
फीमेल कंसिडर करी है। एंड इसका अगर मैं फिनोटाइप लिखूंगा तो फिनोटाइप क्या होगा, फिनोटाइप क्या होगा, W का मतलब है वाइट आइड, M का मतलब है मिनिएचर, तो वाइट आइड मिनिएचर, वाट आइड नहीं वाइट आइड, मैं टाइड ही लिखने लगा था, मिनिएचर विंग्स, मिनिएचर विंग्ड है एंड वाइट आईज है, ठीक है, ये हो गया मेल। देन कम्स मेल, ये फीमेल है, फिर आएगा मेल। मेल में एक आपके पास है एक्स क्रोमोसोम एंड सेकेंड वाई क्रोमोसोम। इसमें जो एक्स क्रोमोसोम पे जीन है दैट इज वाई प्लस, सॉरी डब्ल्यू प्लस एम प्लस, मतलब ये कैसा है, डोमिनेंट है, वाइल्ड टाइप है। और वाइल्ड टाइप का मतलब क्या हो गया, रेड आईज, लार्ज विंग्ड, लाल आंखें हैं और बड़े विंग्स हैं, छोटे विंग्स नहीं है, ठीक है। देखने में तो ठीक लग रहा हूँ आज वैसे, ठीक है ना। अब इनके बीच में क्रॉस होगा तो F1 प्रोजेनी आपके पास मिलेगी। F1 प्रोजेनी कैसी है, देखो यहाँ से वाई डब्ल्यू एम ही जा सकता है, यहाँ से तो दो चीजें जा सकती हैं। तो जब डब्ल्यू एम के साथ क्या चला गया, यार इनकी लोकेशन थोड़े गलत बना दे रहा हूँ मैं हर बार, डब्ल्यू एम के साथ चला गया डब्ल्यू प्लस एम प्लस, ये डब्ल्यू प्लस है, ये एम प्लस है, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एम के साथ डब्ल्यू प्लस एम प्लस फीमेल होगा। फिर डब्ल्यू एम के साथ फीमेल में से तो यही जा सकता है मेल वाला, यानी कि वाई वाला आ गया, ये मेल बन जाएगा। ये क्या है, ये है मेल, ये क्या है, ये है फीमेल। अब बनाएंगे हम क्या, F2 प्रोजेनी, अब बनाएंगे हम क्या, F2 प्रोजेनी। F2 को भी आपको ध्यान से देखना है, F2 प्रोजेनी देखना। F2 के लिए ये दोनों पेरेंट्स हैं, ये दोनों पेरेंट्स हैं, डब्ल्यू एम के साथ ये भी चला जा सकता है, डब्ल्यू एम के साथ ये भी चला जा सकता है। तो पहले मैंने वही पेरेंटल टाइप बना लिए, जो पेरेंटल टाइप मुझे मिलेंगे, डब्ल्यू एम के साथ चला गया, मतलब विदाउट क्रॉसिंग ओवर, डब्ल्यू एम के साथ क्या चला गया, डब्ल्यू एम। देखो क्या ये पेरेंटल टाइप है, हाँ ये तो पेरेंटल टाइप ही तो है। F2 में क्या है, ये वाले मैं बना रहा हूं पेरेंटल टाइप वाले, पेरेंटल टाइप, ठीक है। आगे यहाँ पे और क्या हो सकता है, डब्ल्यू एम के साथ चला गया वाई क्रोमोसोम, तो ये है आपके पास डब्ल्यू एम, ये है आपके पास वाई क्रोमोसोम। फिर और क्या हो सकता है, डब्ल्यू प्लस एम प्लस के साथ ये चला जाए, यानी कि डब्ल्यू प्लस एम प्लस के साथ गया डब्ल्यू एम, और डब्ल्यू प्लस एम प्लस के साथ गया वाई क्रोमोसोम। ये कैसा मेल, कैसा मेल, पेरेंटल टाइप वाला मेल, ठीक है। तो ये पेरेंटल टाइप वाले चार जीनोटाइप आपको मिल गए। फिर आपको मिलेंगे क्या, रिकॉम्बिनेंट्स। रिकॉम्बिनेंट्स कब मिलेंगे, जब आप क्रॉसिंग ओवर करवाएंगे। देखो इन दोनों में क्रॉसिंग ओवर हुई, डब्ल्यू प्लस चला गया ऊपर, डब्ल्यू आ गया नीचे, तो डब्ल्यू प्लस एम के साथ गया डब्ल्यू एम। अब तो आपको एक क्रॉस बना लिया तो आपको समझ आ गया होगा, डब्ल्यू प्लस एम के साथ चला गया डब्ल्यू एम, या डब्ल्यू प्लस एम के साथ चला गया वाई क्रोमोसोम। बिकॉज ये डब्ल्यू प्लस एम जब बनेगा रिकॉम्बिनेशन से, सॉरी जब बनेगा क्रॉसिंग ओवर से, डब्ल्यू प्लस एम के साथ ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है। सिमिलरली डब्ल्यू प्लस एम बन गया तो यहाँ पे क्या होगा, डब्ल्यू एम प्लस के साथ भी जा सकता है। देखो डब्ल्यू एम प्लस के साथ चला गया डब्ल्यू एम प्लस के साथ चला गया वाई क्रोमोसोम। ये भी आपके F2 के ही हैं, और ये आपके रिकॉम्बिनेंट्स हैं। देखो ये किसी पेरेंट के साथ मैच कर रहे हैं, ये दोनों पेरेंट्स हैं, चार पेरेंट्स आपको दिख रहे हैं, जो कि एक F1 के पेरेंट्स हैं, एक F2 के पेरेंट्स, किसी के साथ मैच नहीं कर रहे, जबकि ये तो हैं ही सारे पेरेंट्स, सारे टाइप। देखो डब्ल्यू एम के साथ डब्ल्यू एम पेरेंट टाइप, डब्ल्यू प्लस एम प्लस के साथ डब्ल्यू एम, डब्ल्यू प्लस एम प्लस के साथ डब्ल्यू एम पेरेंट टाइप, डब्ल्यू प्लस एम प्लस के साथ खाली पेरेंट टाइप, डब्ल्यू एम के साथ खाली पेरेंट टाइप। देखो और अगेन यहाँ पे भी ये सारे हैं मेल, ये सारे हैं मेल, ये सारे हैं फीमेल, ये सारे हैं फीमेल, ये सारे मतलब ये वाला और ये वाला दोनों फीमेल है, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला दोनों फीमेल है, ठीक है। तो इसको देखो एक बार ध्यान से। पर इस क्रॉस में क्या
हुआ। यहाँ पे आपको पेरेंटल टाइप और रिकॉम्बिनेंट्स का जो मतलब यार क्या चाहिए इस मच्छर को, इस फोन से आना तो मेरे पास, अब मेरा चूस खून। ठीक है, यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं वो है आपके पास 37.2%, और ऑफ कोर्स अगर ये 37.2 है तो ये हो गया आपके पास 62.8%। 62.8%। यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट्स की परसेंटेज थोड़ी ज्यादा है, मतलब 50 से छोटी होनी चाहिए बट थोड़ी ज्यादा तो हो। तो रिकॉम्बिनेंट्स आर हाई, दैट मीन्स इन दोनों में एक्चुअल में क्रॉसिंग ओवर हो रही है, और पिछले दोनों में एक्चुअल में क्रॉसिंग ओवर हो ही नहीं रही थी। दिस indicates that crossing over is taking place for, oh my god, let me change the chalk. अच्छा एक और चीज यार, कैसे भूल सकता हूं मैं, आप सबको दशहरा की तो रिलेटेड दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। कल तो क्लास आई नहीं, तो कल तो दशहरा था। दिस इंडिकेट्स दैट क्रॉसिंग ओवर इज टेकिंग प्लेस फॉर, यार इन्होंने सीटियां सारी आज ही बजानी है, कुकर, अब इसको भी से थप्पड़ पड़ेगा, देखो ये पड़ा थप्पड़, कहाँ गया, अरे मच्छर घूम गया यार, थोड़ी देर बाद फिर आएगा। वहां पे सेब रखा, सेब खा ले, पता नहीं क्या इसको फोन के साथ क्या देखना है। दिस इंडिकेट्स दैट क्रॉसिंग ओवर इज टेकिंग प्लेस फॉर, कौन सी जीन, एक थी आपके पास डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब कौन सी जीन है, डब्ल्यू वाली, डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस वाली, आई कलर जीन, टेकिंग प्लेस फॉर जीन ऑफ आई कलर एंड आई का कलर, और कौन सा, विंग साइज, एज द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का क्या रिजल्ट है, रिकॉम्बिनेंट्स इज हाई, इस बार रिकॉम्बिनेंट्स भी ज्यादा हैं, दैट मीन्स क्रॉसिंग ओवर जो हमने कंसिडर माने कि हो रही है वो एक्चुअल में हो रही है, बिकॉज नेचर में ऐसे वाले भी कितने देखो मिल रहे हैं। ठीक है, अब ये आपने क्या पढ़ा, क्रॉसिंग ओवर और जो मॉर्गन ने क्रॉसेस किए। अब इन क्रॉसेस से हमें पता क्या चला, दो तरह के क्रॉसेस हमने पढ़ लिए, दो क्रॉसेस पढ़े, इनसे हमें क्या पता चल गया उसको लिखते हैं। इससे हमें, मैं एक बार फोटो खींचने गया था, फिर मेरे को याद ना रहे तो फिर पंगा पड़ेगा। इससे हमें क्या क्या याद रहा, क्या क्या पता चला कि इनमें एक्चुअल में क्रॉसिंग ओवर हो रही है और पिछले वालों में एक्चुअल में क्रॉसिंग ओवर हो नहीं रही थी, तो हमने कंसिडर करके मनाया। ठीक है, अब देखना ऑब्जर्वेशंस या कंक्लूजन्स फ्रॉम दीज क्रॉसेस, इन क्रॉसेस से हमें क्या क्या कंक्लूजन देखने को मिला। इनसे हमें पता चला क्रॉसिंग ओवर इज taking place between gene of eye color and size of wing, इनकी जीन्स में तो क्रॉसिंग ओवर हो रही है, बट नॉट इन जीन फॉर आई कलर एंड बॉडी कलर। मतलब आई कलर और बॉडी कलर के जीन अगर मैं कंसिडर कर रहा हूं तो उनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं है, आई कलर और साइज ऑफ विंग में अगर मैं कंसिडर कर रहा हूं तो उसमें क्रॉसिंग ओवर होगी ही होगी, बिकॉज क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट क्या है, रिकॉम्बिनेंट्स बढ़ेंगे, और इसमें रिकॉम्बिनेंट्स कैसे हैं, ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। अब एक और चीज आपने पढ़ा, एक्स क्रोमोसोम कैसा है, ऐसा है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे डब्ल्यू है और यहाँ पे एम है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर का क्या मतलब है, ये जीन उसके साथ एक्सचेंज हो रहा है, डब्ल्यू वाला डब्ल्यू के साथ, बट एक्चुअल में तो हो ही नहीं रहा था डब्ल्यू वाला डब्ल्यू के साथ, अगर हम इसको इसको कंसिडर कर रहे हैं सिर्फ इन दोनों को, मतलब इन दोनों जीन्स के लिए क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है, इस पेयर के लिए हो रही है। ठीक है, तो कब नहीं होगी क्रॉसिंग ओवर, देखना ध्यान से, फिर से इसको ध्यान से समझना है, देखिएगा। मान, अच्छा ऐसे समझाता हूं, देखो ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, इनके बीच में मैंने मान लिया क्रॉसिंग ओवर होनी है। ठीक है, यहां पे है वाई, यहां पे है डब्ल्यू, यहां पे है वाई,
प्लस यहाँ पे है W प्लस। अब क्रॉसिंग ओवर में क्या क्या हो सकता है, ये W प्लस यहाँ पे आ जाए और ये W यहाँ पे, एक कंडीशन ये y प्लस यहाँ पे, ये y यहाँ पे, एक कंडीशन ये। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो नहीं रही, मतलब पूरा का पूरा ऐसा ही जा रहा है। मतलब अगर y प्लस जा रहा है तो W प्लस भी साथ में जा रहा होगा, तो y प्लस W प्लस आएगा दोबारा से, और y प्लस W प्लस ही रहना चाहिए बिकॉज क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही। दैट मीन्स y प्लस और W प्लस वाली जीन जो है, अलील जो है y प्लस W प्लस वाली, एक साथ जा रही है। अगर y W की अलील में कंसिडर करूं तो वो एक साथ जाएगी। अगर मैं कंसिडर कर रहा हूं, देखो एक क्रोमोसोम दूसरा क्रोमोसोम, यहां पे मैंने मान लिया y है, यहां पे मैंने मान लिया W, मतलब वही वाली कंडीशन हो सकती है ना। ठीक है, तो देखो क्रॉसिंग ओवर कब होगी, जब दोनों एक साथ जाएंगे। मतलब क्रॉसिंग ओवर हो ही नहीं, अगर एक साथ जा रहे हैं तो, एक साथ जा रहे हैं क्या मतलब, देखो y प्लस W प्लस एक साथ जा रहा है तो इसकी क्रॉसिंग ओवर से क्या मिलेगा मुझे, y प्लस W प्लस एक साथ इसके पास जा रहा है तो यहाँ पे मिला y प्लस, यहाँ पे मिला W प्लस, y W एक साथ इस साइड जाएगा यानी कि यहाँ पे मिला y W, तो ऐसा बनेगा देखो। और ये सेम नहीं है क्या, सेम ही नहीं है इसकी तरह, बस ये जीन्स और ये जीन्स एक्सचेंज हो गई, जिनमें दोनों एक साथ गए हैं। तो क्रॉसिंग ओवर कब नहीं हो रही है, जब उन जीन्स के बीच का डिस्टेंस कम है, और कब हो रही है, जब उन जीन्स के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है। तो मतलब क्रॉसिंग ओवर कब होगी, जब डिस्टेंस ज्यादा होगा। दैट मीन्स क्रॉसिंग ओवर किस पे डिपेंड कर रही है, कब होगी, जब जीन का डिस्टेंस ज्यादा होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स। और जितनी ज्यादा क्रॉसिंग ओवर उतना ज्यादा क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट्स आएंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेंट्स, रिकॉम्बिनेंट्स का नंबर भी उतना ही ज्यादा होगा, बिकॉज हमने क्या पढ़ा, वाई डब्ल्यू पास पास में है, क्रॉसिंग ओवर तो हुई बट ये एक साथ ही चले गए, एक साथ चले जा रहे हैं, दैट मीन्स पेरेंटल टाइप ज्यादा मिल रहा है। तो क्रॉसिंग ओवर का क्या मतलब हुआ, क्रॉसिंग ओवर का मतलब हुआ सिर्फ वाई प्लस के साथ एक्सचेंज हो रहा है, दोनों एक साथ नहीं जा रहे। अगर दोनों एक साथ जा रहे तो वो क्रॉसिंग ओवर नहीं है, अगर एक साथ जा रहे हैं तो उनको हम कहेंगे लिंकेज। ठीक है ना, मतलब इनमें लिंकेज है, मतलब इनमें लिंकेज है। लिंकेज मतलब एक साथ जा रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं मतलब क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही। तो लिंकेज इज इन क्रॉसिंग ओवर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज, जितने ज्यादा लिंकेज होगी उतनी कम क्रॉसिंग ओवर होगा। तो ये भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, नहीं अगले पेज पे लिख लेते हैं, इस पे जगह नहीं है, अगले लिखते हैं, इसको नोट कर लो। यस, नाउ आई शुड रब इट। और अब मैं आपको और लिखवाता हूँ इसके बारे में। देखो कि क्रॉसिंग ओवर क्या है, दो पॉइंट्स तो हमने यहीं पे देख लिए रिगार्डिंग द क्रॉसिंग ओवर। एक तो क्या देखा हमने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, एक हमने ये देखा, एक हमने देखा रिकॉम्बिनेंट्स, जितने ज्यादा उतनी ज्यादा क्रॉसिंग ओवर मतलब। ठीक है, एक हमने देखा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज। अब इससे आपको और क्या चीजें पता चल रही हैं, अगर किसी के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो लिंकेज कम है, बिकॉज ये क्रॉसिंग ओवर इसके डायरेक्टली है, इसके इनवर्सली, इसके इनवर्सली, इसके डायरेक्टली, मतलब ये दोनों आपस में कैसे इनवर्सली, तो ये भी लिखिएगा लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स। अब लिंकेज क्या है, व्हेन टू जीन्स आर नियर बाय, कॉमा दे गो इन क्रॉसिंग ओवर टुगेदर ओनली, एक साथ ही जा रहे हैं मतलब अलग अलग नहीं हो रहे, डू नॉट गेट सेपरेटेड, सेपरेट नहीं हो रहे। तो इससे हमें और क्या पता चला, लिंकेज डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स पे डिपेंड कर रहा है, जितना ज्यादा लिंकेज उतने कम उनका डिस्टेंस होना चाहिए। कम डिस्टेंस, ये देखो इनका कम डिस्टेंस तो ये एक साथ जाएंगी। ठीक है, उतना ज्यादा उतना कम डिस्टेंस जितना ज्यादा लिंकेज, और उतने ज्यादा रिकॉम्बिनेंट्स जितना कम लिंकेज। तो ऑफ कोर्स रिकॉम्बिनेंट्स के भी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और क्रॉसिंग ओवर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सॉरी। हाँ तो देखो लिंकेज जितनी ज्यादा रिकॉम्बिनेंट्स उतने कम मिल रहे थे, लिंकेज ज्यादा मतलब क्रॉसिंग ओवर कम, क्रॉसिंग ओवर कम मतलब रिकॉम्बिनेंट्स कम।
क्रॉसिंग ओवर कम मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स कम। ठीक है, इसको नोट करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज लिख लीजिए, लिंकेज was first observed in sweet pea. First observed in sweet pea. स्वीट पी में सबसे पहले लिंकेज जो है वो देखी गई थी। ठीक है, अच्छा, जितनी ज्यादा लिंकेज उतने ज्यादा क्या मिलेंगे आपको, पेरेंटल टाइप, ये भी लिख लो। ठीक है, इफ recombinants are more than 50%, अगर 50% से ज्यादा है, that means the genes are on separate chromosome. अलग अलग क्रोमोसोम पेयर पे हैं वो। ठीक है, तो ये नोट कर लो, इसको आप नोट करें और जल्द से जल्द इसको लिखें। इसके साथ हमारा मॉर्गन भाई साहब तो कंप्लीट होते हैं। अब मॉर्गन के, जैसे मैंने आपको कहा, एक स्टूडेंट है, उन्होंने क्या किया, रिकॉम्बिनेंट्स देखे किसमें ज्यादा किसमें कम, उससे उन्होंने कुछ मैप बना लिए, क्रोमोसोमल मैप, जिनको हम जेनेटिक मैप्स जिनको हम कहते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन, उस स्टूडेंट का नाम क्या है, अल्फ्रेड स्टुटवेंट, डिजाइंड some genetic maps on the basis of recombinants etc. कितने रिकॉम्बिनेंट्स, जितने रिकॉम्बिनेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया, रिकॉम्बिनेंट्स ज्यादा है मतलब डिस्टेंस भी ज्यादा है। ठीक है ना, रिकॉम्बिनेंट ज्यादा मतलब क्रॉसिंग ओवर ज्यादा, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा मतलब डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है ना, तो उन्होंने इसके ऊपर उन्होंने कुछ जेनेटिक मैप्स बनाए। अब जेनेटिक मैप्स आर यूजफुल टू स्टडी द होल जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जीनोम का मतलब क्या है, वो मैं आपको समझाता हूं। जीनोम का मतलब है, जैसे हम में 46 क्रोमोसोम्स हैं जो कि आपस में सिमिलर हैं, तो 23 अलग हैं, 23 अलग, मतलब 23 का पेयर है ना, तो ये 23 पेयर और ये 23 पेयर सेम होंगे। तो हमें अगर 23 के एक पेयर, 23 के एक को पढ़ लिया, 23 के एक सेट को पढ़ लिया, दैट मीन्स हमने पूरा जीनोम स्टडी कर लिया। जीनोम मतलब कोई एक सेट पढ़ लिया तो दूसरा सेट खुद समझ आ जाएगा। ठीक है, सिमिलर ही होते हैं, सेम होते हैं, होमोलोगस होते हैं। ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू से। ठीक है, तो इसको आप नोट करें, ये है उनका, उनके स्टूडेंट का काम, अल्फ्रेड स्टुटवेंट। ठीक है, आफ्टर दिस लेट्स मूव टू पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इसको नोट कर लो। आई होप सो यू हैव नोटेड इट डाउन। स्टार्ट करें क्या, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। Note it down first. Now I think so you have noted it down and we shall move towards polygenic inheritance. इसी के साथ आपका मेंडलिज्म जो है वो कंप्लीट है। अब हमारा क्या क्या बचा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी वैसे तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, बट उससे एक एग्जांपल आपको आगे भी दे रखा है, फिनाइल कीटोन्यूरिया, वो भी हम देखेंगे। फिर आपके पास मैं अगर एनसीईआरटी लेकर ही आता हूँ, एक मिनट, ये रही, ये है। फिर उसके बाद है सेक्स डिटर्मिनेशन, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स में आपके पास कलर ब्लाइंडनेस, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स वगैरह हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, इनमें आपको लग जाएंगे थोड़े टाइम, लेक्चर्स तो लग ही जाएंगे। मतलब अब चैप्टर आपका इतना ज्यादा भी नहीं बचा, ये आपका 7th लेक्चर है, तो 12 लेक्चर्स में मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए चैप्टर। बाकी जैसा ईश्वर चाहेंगे वैसा ही हो पाएगा, मिट्टी का खिलौना है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। चलिए नोट करना स्टार्ट करते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस।
आई होप एंड बिलीव कि आप रिवाइज करते जा रहे हैं इस चैप्टर को साथ साथ में, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन द हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी. You get the point? History of biology? Yes. So now let's move towards polygenic inheritance. मेंडल ने कहा one character controls is controlled by one gene. One gene, one character. प्लियोट्रॉपी में हमने पढ़ा one gene more than one character. जैसा हमने पढ़ा स्टार्च में, एक पी प्लांट में एक जीन है जो कि स्टार्च बना रही है, बी जीन. ठीक है, अगर कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल स्मॉल बी तो ये अलग अलग रिजल्ट्स देंगे. एक तो आपका कोड करेगा किस किस चीज के लिए, स्टार्च प्रोडक्शन किसमें हाई किसमें लो किसमें इंटरमीडिएट. और हमने देखा कि सीड का शेप किसमें रिंकल्ड है किसमें राउंड है. सीड के शेप दो ही थे, राउंड रिंकल्ड, इंटरमीडिएट नहीं था. मतलब सीड के शेप में जो ये जीन कंट्रोल कर रहा है उसमें क्या है, उसमें आपके पास कंप्लीट डोमिनेंस है. एंड अगर मैं बात कर रहा हूँ सीड के साइज की, तो कौन सा सीड ज्यादा है, बड़ा है, कौन सा सीड छोटा है, और कौन सा सीड इंटरमीडिएट है, इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस है. तो वैसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या है, एक जीन नहीं है, मोर देन टू जीन्स. मोर देन टू जीन्स मतलब थ्री या थ्री से ज्यादा जीन्स. अ सिंगल कैरेक्टर is controlled by more than या by three or more genes. तीन या तीन से ज्यादा जीन्स जो है वो सेम कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती हैं. इसके एग्जांपल है आपके पास स्किन का कलर या हाइट ऑफ ऑर्गेनिज्म. अब देखो पी प्लांट की हाइट का तो एक ही जीन था, ठीक है ना. अब बोला थ्री या थ्री से ज्यादा क्यों, दो जीन क्यों नहीं, बिकॉज दो जीन को हमने देख लिया ना यार, दो जीन स्टडी कर लिया हमने. ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में देखा नहीं, बट इसमें ये तीन जीन्स एक ही चीज को कोड कर रहे हैं, उसमें वो दोनों जीन्स अलग अलग चीज के लिए कोड कर रहे थे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी जो एनसीईआरटी में दिया है वो स्किन कलर के बारे में थोड़ा डिटेल में बताया हुआ है. पहले आप इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स लिख लीजिए. ग्राफ ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. इसका ग्राफ कैसा आपको मिलेगा, बेल शेप्ड. एक्सप्लेन करूंगा मैं, पहले आप नोट कर लो बस. पहले नोट करना फिर एक्सप्लेन मैं करूंगा, अगले पेज पे एक्सप्लेन करूंगा, पहले नोट करवा देता हूँ सारा कुछ. ठीक है, बेल शेप्ड ग्राफ आपको मिलता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से. अब ये बेल शेप्ड ग्राफ है. और एक चीज और, बेल शेप्ड ग्राफ आपने उसमें भी देखा था ना, एंजाइम एक्शन. टेम्परेचर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है तो वो बढ़ता जाएगा, कम होता जा रहा है तो कम होता जाएगा. इसमें भी ऐसा ही है, वो हम देखेंगे आगे. ठीक है ना. और क्या बताना है मुझे, ईच अलील हैज एडिटिव अफेक्ट. एडिटिव अफेक्ट ही है, ठीक है, उसका इफेक्ट ऐड होता जाएगा. ठीक है, अब जैसे स्किन कलर है, स्किन कलर में आपको पता है कौन सा पिगमेंट कंट्रोल करता है, मेलानिन पिगमेंट कंट्रोल करता है. एक पिगमेंट है मेलानिन. ठीक है, अब ये पिगमेंट तीन तरह के जीन्स से बनता है, ए बी सी, तीनों ही मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, ये है इनकी डोमिनेंट फॉर्म, ये है इनकी रिसेसिव फॉर्म. ये तीन जीन्स अगर मिलकर क्या कंट्रोल कर रहे हैं, स्किन के कलर को. कंट्रोल्स स्किन कलर. नोट कर लीजिएगा इसको, यहां तक नोट करो, फिर मैं अगले पेज पे आपको समझाता हूं जैसे मैंने आपको कहा. बड़े ही गौर से आपको इसको सुनना है और समझना भी है. अगर ये तीन जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं एक उसको फिनोटाइप को, तो एक कैरेक्टर के फिनोटाइप को ये चीज ये जो है रेगुलेट कर रहे हैं, तो फिर इनमें क्या क्या कॉम्बिनेशन प्रेजेंट हो सकते हैं, इन तीनों जीन्स में किस तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. बड़े ही गौर पूर्वक ध्यान पूर्वक इसको आप सुनिएगा. कितना गंदा लग रहा है अब बोर्ड, ये आप कमेंट में देखना. अरे मेघना नहीं, देखना.
इसकी तो देखो, इसकी तो ध्यान ही मेघना में है इसका, है क्या नाम है तेरा पप्पू, बदतमीज। यहाँ देखो, एक मैंने कहा कैपिटल ए जीन है, मैंने मान लिया उसकी जगह क्या है, स्मॉल ए आ गए दोनों, स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी, एक ये पॉसिबल है। और क्या पॉसिबल, ये पॉसिबल, और क्या पॉसिबल है, स्मॉल बी स्मॉल सी, तो कैपिटल सी एक आ जाए और एक आ गया स्मॉल सी, बाकी सारे स्मॉल। एक तो ये पॉसिबल, और क्या पॉसिबिलिटी है, दो जीन्स में दो कैपिटल आ जाए, मतलब अभी तो हमने देखा एक एक कैपिटल है, अब दो दो कैपिटल देख लो। दो कैपिटल का एक और कंडीशन हो सकती है, दो कैपिटल की एक और कंडीशन हो सकती है, ये कैपिटल सी है यार, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, ये हो गए दो दो कैपिटल, दो कैपिटल पास वाले, दो कैपिटल दूर वाले, और फिर से दो कैपिटल पास वाले, यही हो सकता है कैपिटल में। और मान लो कि एक ही जीन के दो कैपिटल आ गए, देखो एक आपका ये पॉसिबल, एक आपका ये, तो ये तीन पॉसिबल है, और ये जिनमें एक नहीं दो दो कैपिटल है। एंड थर्डली और क्या हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, तीनों कैपिटल, ठीक है। फिर छह लील्स हैं, छह में से चार लील्स कैपिटल है मान लो, वो चार कैसे हो सकती हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, एक दो तीन और चार अलील्स, देखो चार कैपिटल है। नेक्स्ट और क्या हो सकता है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, इसमें भी चार कैपिटल, और चार कैपिटल का और क्या कंडीशन हो सकती है, चार कैपिटल कहाँ से स्टार्ट है, यहां से स्टार्ट है ना। फिर आगे और चार कैपिटल की क्या कंडीशन हो सकती है, कैपिटल ए की दोनों हों, मतलब ऐसे कई कई कंडीशंस आपको मिल जाएंगी। और मतलब क्या कहें हम, देख लो कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, ऐसे सो ऑन चलता जाएगा चलता जाएगा। आपकी एनसीईआरटी में जो दिए हुए हैं वो कौन से दिए हुए हैं, एक उन्होंने दिया सबसे रिसेसिव, ये है मोस्ट रिसेसिव, कैपिटल स्मॉल बी स्मॉल सी, और ये है सबसे ज्यादा डार्क कलर होगा आपके स्किन का जब आपके पास ये है। अब अगर मैंने माना ये आ गया, ये आ गया, या ये आ गया, इनका कलर सेम ही होगा, अप्रोक्स सेम कलर, बट नॉट टू डार्क नॉट टू लाइट, लाइट तो होगा ही बड़ा कम इनमें, डार्क ही होगा ज्यादा, ठीक है। ये भी डार्क ज्यादा होंगे बिकॉज इनमें भी ज्यादा क्या है, रिसेसिव है। यहाँ पे आपका डोमिनेंट एक ज्यादा आ गया, देखो ये है आपके पास इंटरमीडिएट फॉर्म, यहाँ पे जितने रिसेसिव उतने ही डोमिनेंट, ये आपके रिसेसिव कम हो गए, इसमें थोड़ा सा लाइट कलर आ गया, और थोड़ा लाइटर कलर और लाइटर कलर जाएगा, तो ये सेम होंगे ना, जिनमें चार अलील्स हैं डोमिनेंट वाली वो सेम कलर देंगे, इस तरह से है। तो इसका कहने का मतलब क्या था, जैसे जैसे एक एक जीन बढ़ता जा रहा है, देखो एक जीन बढ़ा डोमिनेंट का, एक जीन बढ़ा डोमिनेंट का, दैट मीन्स थोड़ा थोड़ा लाइट कलर हो रहा शुरू हो रहा है डार्क से। इसका मतलब हर एक जीन का क्या इफेक्ट है, एडिटिव इफेक्ट है। ऐसा नहीं है कि कैपिटल ए कैपिटल बी, मतलब मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक आपके पास डोमिनेंट है, नेक्स्ट मैंने क्या किया, दो डोमिनेंट कर दिए, तो ये इससे ज्यादा लाइट होगा बिकॉज इनमें दो डोमिनेंट है, इसमें एक डोमिनेंट वाला क्या होगा, एक डोमिनेंट मतलब ज्यादा रिसेसिव मतलब डार्क है, ठीक है। और हमने पढ़ा कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैसा, इंटरमीडिएट कलर। फिर हमने पढ़ा कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, यह है लाइटेस्ट कलर या फेयरेस्ट पर्सन, मोस्ट फेयर कलर, ठीक है, स्किन का कलर मोस्ट फेयर है। इसको आप देखो, नोट करो जरा, इसको जल्दी ओए मैंने क्या कर दिया ये, ओ यार ध्यान से देखना, मेलेनिन जो है वो कलर को कंट्रोल कर रहा है, तो ये मेलेनिन प्रोड्यूस करेगा,
ये मेलानिन प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब डार्क कलर दे रहा है। मैंने यहाँ पे लाइट बता दिया होगा आपको, ठीक है, नहीं डार्क ही बताया था, बट सुनो इसमें आपको कंफ्यूजन हो गई होगी, यहाँ पे ये चीज गलत लिख दी है हमने। इसमें देखो, दो एलील्स ये, दो एलील्स ये दो एलील्स, सारे एलील्स डोमिनेंट, सारे एलील्स डोमिनेंट, वो दे रहे हैं पिगमेंट, दे रहे हैं पिगमेंट, दे रहे हैं मतलब डार्क कलर आएगा यहाँ पे। यहाँ पे आधे पिगमेंट दे रहे हैं, आधे नहीं दे रहे, तो इंटरमीडिएट पिगमेंट कौन से देंगे, कैपिटल वाले देंगे, स्मॉल वाले नहीं देंगे। ये नहीं दे रहे, दैट मीन्स यहाँ पे लाइटेस्ट कलर या फेयरेस्ट कलर आएगा। ये चीज मैंने उल्टी बता दी शायद, ठीक है। अब इसको भी एक बार दोबारा देख लो, यहाँ पे सारे ही पिगमेंट नहीं दे रहे, सारे पिगमेंट नहीं दे रहे मतलब लाइटेस्ट, एक पिगमेंट दे रहा है तो लाइटेस्ट से थोड़ा सा डार्क हुआ, ठीक है। यहाँ पे उतना ही डार्क रहा, उतना ही डार्क रहा, बिकॉज एक ही तो है वो, अप्रॉक्स उतना ही डार्क रहा होगा। यहाँ पे दो ऐसे एलील आ गए जो कि पिगमेंट दे रहे हैं, जो कि डोमिनेंट है, तो यहाँ पे थोड़ा सा और डार्क हो गया। यहाँ पे थोड़ा उतना ही डार्क है जितना इसमें है, उतना ही डार्क जितना इसमें, बिकॉज तीनों में क्या है, तीन ही, दो ही डोमिनेंट है। फिर तीन डोमिनेंट आ गए, इंटरमीडिएट, ये चार डोमिनेंट वाला आपके पास और डार्क, पांच डोमिनेंट और डार्क, छह डोमिनेंट, यानी कि ये डार्केस्ट, ये चीज है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उल्टा बता दिया होगा, तो उसको आप थोड़ा सा माफ करना। आज के लिए इतने रखते हैं, एक बार एनसीईआरटी रीडिंग हम देख लेते हैं। अच्छा, मैंने कहा कि आपको ग्राफ भी समझाना है, वो ग्राफ भी समझ लो। ग्राफ कैसा होगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का, यहाँ पे है जीन कितना है, कौन कौन से जीन है, यहाँ पे कलर देखो, कलर सबसे पहले ये मान लिया मैंने, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है डार्केस्ट कलर, ठीक है, डार्केस्ट कलर, या लाइटेस्ट से स्टार्ट करते हैं ना, लाइटेस्ट देखो, लाइटेस्ट से स्टार्ट करते हैं, इनमें कोई भी आपकी जीन नहीं है, अलील नहीं है जो डोमिनेंट, फिर डोमिनेंट बनने स्टार्ट हुई तो कलर भी चेंज होने लगा। एक टाइम ऐसा है जब सारी डोमिनेंट हो गई तो ये आ गया। फिर इनमें डोमिनेंट में से एक एक कम होनी शुरू हुई, मतलब एक एक रिसेसिव होनी शुरू हुई, तो फिर से ऐसा ग्राफ आ गया। बेल शेप्ड ग्राफ दिख रहा है, बेल शेप्ड कर्व दिख रहा है, दैट मीन्स ये है आपके पास कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। यहाँ पे है आपके पास स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी, ऐसे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाता है और फिर कम हो जाएगा। ये बेल शेप्ड ग्राफ एक्सप्लेन कर दिया, बाकी इसको हम एक बार दोबारा देख लेंगे कि लेक्चर में भी यार, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलिए फिर आज के लेक्चर को ये रखते हैं, एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं एक बार। ओके, so let's start with the NCERT reading. पेज नंबर 80, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से हमने रीड करना स्टार्ट करना है। मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900। फर्स्टली क्या क्या नहीं हो पाया था, मेंडल रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किए गए थे, कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी, उस टाइम पे उनका जो काम है वो इतना पब्लिश भी नहीं हो पाया, फिर ठीक है, पब्लिसाइज भी नहीं हो पाया। सेकेंडली, कंसेप्ट ऑफ जीन्स फैक्टर्स एज स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट्स, वो बाकी साइंटिस्ट ने उसको माना नहीं, देखो ठीक है, did not blend with each other, was not accepted by contemporaries as explanation. नेक्स्ट, उन्होंने यूज करा मैथमेटिक्स को। उसके बाद फाइनली दो मेंडल्स वर्क सजेस्टेड दैट फैक्टर्स जीन्स, पर वो उसका कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए, देखो फिजिकल प्रूफ फॉर एग्जिस्टेंस। देन 1900 में थ्री साइंटिस्ट ड्रीवीज, कॉरिन्स एंड शर्माक आए, उन्होंने एडवांसमेंट देखी माइक्रोस्कोप में और सेल डिवीजन को ऑब्जर्व किया, और उन्होंने देखा कि क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स दिख रहे थे उनको, विजुअलाइज्ड बाय स्टेनिंग। फिर 1902 में सुटॉन एंड बोवेरी आ गए, उन्होंने देखा कि बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम पैरेलल टू जीन आ गया, ठीक है, मेंडल्स के लॉ को एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन्स अकर इन पेयर, ठीक है ना, होमोलोगस साइट्स, होमोलोगस क्रोमोसोम। आगे देखो, कंपैरिजन बिटवीन बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन, ए क्या है क्रोमोसोम, बी क्या है जीन, ये तो आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एनाफेज द टू क्रोमोसोम्स कैन अलाइन, एनाफेज 1 में मैंने आपको बताया था क्रोमोसोम अलाइन होंगे, एनाफेज 2 में ऐसे अलाइन होंगे एक लाइन में, उसमें दो लाइंस बनाएंगे, ठीक है, दो लाइंस बनाएंगे, एक तरफ के क्रोमोसोम अलग, एक तरफ के क्रोमोसोम अलग, फिर एक क्रोमोसोम ऐसे आया, एक क्रोमोसोम ऐसे, वो एक ही लाइन पे आए, एक क्रोमेटिड अलग, दूसरे क्रोमेटिड्स अलग, ठीक है। आगे, दे आर्ग्यूड दैट पेयरिंग एंड सेपरेटिंग ऑफ क्रोमोसोम वुड लीड टू सेग्रीगेशन, ये तो उन्होंने पहले बता दिया था। फिर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहते थे इसको, बस ठीक है। देन नेक्स्ट, मॉर्गन आए, मॉर्गन ने क्या किया, डिस्कवरिंग द बेसिस फॉर वेरिएशन दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को कंसीडर किया सुटेबल फॉर सच स्टडीज, ठीक है, क्यों, बिकॉज कुड बी ग्रोन ऑन सिंथेटिक मीडियम, इन लेबोरेटरी में आसानी से ग्रो कर सकते हैं, कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 वीक्स, ठीक है, सिंगल मेटिंग से लार्ज प्रोजेनी फ्लाइज मिल रही थी, क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ मेल एंड फीमेल डिस्टिंग्विशेबल, और बहुत सारे इनहेरिटरी वेरिएशंस थे जो हमें लो पावर माइक्रोस्कोप में आसानी से दिख रहे थे। फिर लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन पे आइएगा। मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डाइहाइब्रिड क्रॉसेस इन ड्रोसोफिला, डाइहाइब्रिड क्रॉस मतलब दो करेक्टर्स को कंसीडर किया, हम तो देख रहे दो करेक्टर्स कंसीडर हो रहे हैं, ठीक है, जैसे ब्राउन आइड, रेड आइड मेल इंटरक्रॉस्ड, तो उनको डेविएशन मिली 9:3:3:1 से, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जीन्स वर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम,
and saw quickly that when the two genes were situated on same chromosome, the proportion of parental was much higher than the non-parental. फिर parental ज़्यादा आ रहे हैं अगर एक ही chromosome पे हैं, और वो भी पास पास में तो और ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है. Morgan attributed this to linkage and recombination to describe the generation of non-parental gene combinations. Recombination का क्या मतलब? पेरेंट्स से अलग होना, पेरेंट्स से अलग दिखाना खुद को, ठीक है. आगे देखो, मॉर्गन एंड हिज ग्रुप आल्सो स्टडी टाइटली लिंक्ड वेरी लो रिकॉम्बिनेशन. तो ये सब मैंने आपको बता ही दिया हुआ है. नीचे देखो 1.3%, 37.2%. फिर एल्फ्रेड स्टटरवेंट के बारे में दिया हुआ है. फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन को स्टडी किया, क्रोमोसोम के जीन मैप्स बनाए. जेनेटिक मैप्स को आज हम कहाँ यूज कर रहे हैं? देखो, स्टार्टिंग पॉइंट इन सीक्वेंसेस ऑफ होल जीनोम, पूरे जीनोम को स्टडी करने में उसको यूज कर रहे हैं. जैसे एचजीपी जो आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे उसको स्टडी करना हो, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है. ह्यूमन के जीनोम को अगर स्टडी करना तो एचजीपी था, बड़ी ज्यादा कॉस्टिंग उसमें लगी थी. आगे देखिएगा, नीचे लिंकेज के रिजल्ट दिए हुए हैं, ये देखो, ठीक है ना. आगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, मेंडल स्टडी मेनली डिस्कवर्ड, तो हम अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे ना पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, बिकॉज इसको थोड़ा सा दोबारा बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, बिकॉज ज़्यादा आपको कंफ्यूजन होगी. चलिए फिर यहीं तक रखते हैं लेक्चर को. ओके, सो लेट्स कीप द लेक्चर टिल हियर ओनली विद, लेट्स एंड इट विद द होमवर्क फॉर टुडेज लेक्चर. यार मुझे इतना नहीं पता कि लेक्चर नंबर 6 है 7, बट मेरे ख्याल से तो 7 ही है, ठीक है. So today you have to solve DPP number 6. This is your homework. Revise the whole chapter and notes भी आपको बना के रिवाइज कर लेने हैं, ठीक है. तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं. चलिए फिर आज है आपके पास वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 3 लेक्चर्स. अब अगले हफ्ते ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज सैटरडे, अच्छा थर्सडे फ्राइडे 2 दिन बची थी क्लास, तो 2 दिन छुट्टी थी ना मेरी, 5 दिन, ठीक है. ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम. अगले हफ्ते हम फिर क्लास को यहीं से कंटिन्यू कर रखेंगे, यहाँ से नहीं, थोड़ा आगे से. सेक्स, वो आपका सेक्स डिटर्मिनेशन जो हो जाएगा, ठीक है. कल के लेक्चर में सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाएगा. फिर पेडिग्री को 1 लेक्चर लगेगा, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को 2-3 लेक्चर्स लग जाएंगे. चलिए फिर देखते हैं. लेक्चर, ये चैप्टर जो है 10-12 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा. वैसे तो 15 लेक्चर्स थे इस चैप्टर के लिए हमने रखे हुए, बट फिर भी आसानी से कंप्लीट हो रहा है, तो क्यों नहीं करेंगे, ठीक है. और आप देख रहे हैं कितना स्लो चल रहा हूँ मैं रिवीजन के साथ. जब इस चैप्टर का 1 शॉट आएगा तो ऐसे रिवीजन वगैरह में नहीं करवाऊंगा, ठीक है. ऑफकोर्स एक ही शॉट में तो हम चलते जाएंगे, फिर 2-3 पार्ट्स में ले आएंगे 1 शॉट भी, ठीक है. यहीं तक करते हैं आज के लेक्चर को. चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीता राम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम.